Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss a very important topic, and it is relevant to all the time most favorite topics of the class 11th 12th students. It is none of the other, the nomenclature of organic compounds. So we will take here today. In previous video we have studied about the homologous series. तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के देखिए और अपना अनुभव साझा करिए। आज हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, उसका नाम कैसे रखें? ये बहुत बड़ी समस्या आती है कई सारे बच्चों को कि हम नोमेनक्लेचर कैसे करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो चलिए देखते हैं कि नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं हम। चलिए देखिए, तो नोमेनक्लेचर के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि ट्रिवियल मेथड क्या होता है, दूसरा तरीका है एक सिस्टमैटिक तरीका क्या होता है, मतलब साइंटिफिक तरीका क्या होता है। पहला है ट्रिवियल और दूसरा है साइंटिफिक तरीका क्या होता है। इस साइंटिफिक तरीके को हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? IUPAC नोमेनक्लेचर भी कहते हैं हम इसको। ठीक है ना? तो पहले हम समझते हैं कि ये ट्रिवियल नोमेनक्लेचर क्या होता है। दोस्तों ट्रिवियल का मतलब होता है शुरुआत, बिल्कुल एकदम शुरू, ट्रिवियल। तो ट्रिवियल नोमेनक्लेचर किसी कंपाउंड्स का हम तब रखते थे जब ये सब सिस्टम डेवलप्ड नहीं हुआ था। ज़्यादातर हमें चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं थी, बिल्कुल शुरुआती। जैसे सपोज़ करिए आपको पता होगा कि हमारे यहाँ क्या होता है बचपन में कि कोई बच्चा जन्म लेता है, अगर सपोज़ करिए कि वो जिस दिन जन्म होता है, उसका नाम उस दिन से रिलेटेड या जगह से रिलेटेड या कोई पर्व त्योहार का दिन है तो उससे रिलेटेड उसका हम नाम रख देते हैं। सेम चीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर में फॉलो होता था पहले, जब तक कि ये IUPAC सिस्टम नहीं आया था। तो पहले क्या होता था कि किस सोर्स से वो बना है, तो उस सोर्स के स्थान पे उसका नोमेनक्लेचर हो जाता था। पता लगा किसने खोजा है, कभी-कभी उसके नाम पर उस कंपाउंड्स का नाम रख दिया जाता था। ठीक है? और फिर किस प्लेस पे खोजा गया है, उस प्लेस के नाम के आधार पर भी कुछ कंपाउंड्स के नाम रख दिए जाते थे। तो जो ये नामकरण का जो तरीका है, इसको हम ट्रिवियल सिस्टम कहते हैं या इसको कॉमन नेम कहते हैं या जनरल नेम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन नेम या जनरल नेम या ट्रिवियल सिस्टम या ट्रिवियल नेम्स भी कहते हैं। तो जैसे कि सपोज़ अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ मिथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल जानते हैं दोस्तों कैसे खोज हुई थी? मिथाइल अल्कोहल की खोज हुई थी वुड स्पिरिट से। ये वुड स्पिरिट क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। आप देखिए एक लकड़ी को जलाइए। लकड़ी को आप जब जलाएँगे ना तो देखेंगे लकड़ी जल रही है तो इधर कुछ आपको लिक्विड जैसा दिखेगा। जैसे-जैसे लकड़ी आगे की ओर जलता जाएगा ना, आपको यहाँ पर कुछ लिक्विड जैसा दिखेगा आपको। ये लिक्विड और कुछ और नहीं ये अल्कोहल होता है दोस्तों। ये अल्कोहल होता है और उसी से वो एक स्पिरिट है, उसी स्पिरिट से मिथाइल अल्कोहल की खोज की गई थी। तो और ये उस तरीके को हम कहते हैं जो आप कर रहे हैं। आपको ऐसे तो बहुत कम दिखेगा लेकिन आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे। ये क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे या फिर आप लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना? कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड्स या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है। तो उसके द्वारा मिथाइल अल्कोहल की खोज हुई थी। उसके बाद दूसरा है फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड की खोज चींटी से की गई थी, रेड आंट। जो रेड आंट्स होते हैं, उनसे खोज की गई थी फॉर्मिक एसिड की। फॉर्मिक एसिड की ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रीक में रेड आंट को फॉर्मिकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीक में
रेड आंट को फॉर्मिकस कहा जाता है, ठीक है? इसीलिए जहाँ जब उसकी खोज की गई चींटी से, तो उसका नाम कुछ और आदमी को नहीं सूझ रहा था, रख दिया उन्होंने फॉर्मिक एसिड, क्योंकि रेड आंट को हम क्या कहते हैं? फॉर्मिकस कहते हैं, ठीक है? चलिए, तो इस तरह का जो नोमेनक्लेचर होता है उसको हम ट्रिवियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। यहाँ पर आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं ट्रिवियल नोमेनक्लेचर के, मतलब कि इनका जो नोमेनक्लेचर हुआ है वो जनरल नेम है ये, कॉमन नेम है ये, माने इसमें कुछ जिसने खोज किया उसको जो लगा उसने उसका नाम रख दिया। वो नाम उन्होंने क्यों रखा? हो सकता है वो किसी से रिलेटेड हो सकता है उनके किसी फैमिली के नाम से, जगह से, घर से, व्यक्ति के सोच से, ये सब चीज़ हो सकता है दोस्तों। तो ऐसे नोमेनक्लेचर, जैसे एक कार्बन वाले को मीथेन कह दिए, 2 कार्बन वाले को इथाइलिन, C2H4 उसका नाम इथाइलिन रख दिया, C2H2 को एसिटिलीन रख दिया, इसका नाम एन-ब्यूटेन। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस में आएँगे तो सब आपको याद हो जाएगा। आइसोब्यूटेन क्या होता है, जब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब हमको समझ में आ जाएगा। ये नियोपेंटेन है, तो आप इसको एक बार देख लीजिए कि वास्तव में इसका फ़ॉर्मूला होता क्या है। तो ये ईथर है, ये क्लोरोफॉर्म है CH3Cl3, ये है आपका आयोडोफॉर्म, ये है आपका एसीटोनाइट्राइल एसिटिक एसिड जो विनेगर से मिला था दोस्तों। ये जो एसिटिक एसिड है ये विनेगर से प्राप्त किया गया था, इसीलिए इसका नाम एसिटिक एसिड पड़ गया था। ठीक है ना? बेंजीन, क्योंकि जब इस कंपाउंड की खोज हुई थी ना दोस्तों, ये बड़ा फ्रेग्रेंस टाइप का था, फ्रेग्रेंस। और बेंजीन जो होता है एरोमेटिक कंपाउंड था, एरोमा का मतलब ग्रीक में होता है फ्रेग्रेंस। इसीलिए जब इस कंपाउंड की खोज की गई ना तो उसका नाम बेंजीन रख दिया गया, एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है? उसके बाद टॉल्यूइन, एलेनिन, फ्लोन, एनिसोल, एसिटोफेनॉन और बेंजामाइड। तो ये सब क्या है? कॉमन नेम्स है। अब हम इन्हीं कॉमन नेम्स को आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि हम कैसे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये बता दें कि आईयूपीएसी है क्या? है ना? कई लोगों को ये भी पता नहीं है कि एक्चुअल में आईयूपीएसी है क्या, ये क्यों आया? तो दोस्तों जब दुनिया में स्टडी को फॉर्मलाइज किया जा रहा था, फॉर्मलाइज का मतलब कि कोई भी चीज़ खोज होती थी, तो वो लोगों को कैसे पढ़ने के लिए बनाया जाए। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जिस रूप में आज पढ़ते हैं, खोज उस रूप में बिल्कुल नहीं हुई है। जब किसी चीज़ की खोज होती है, तो उसके जो थ्योरीज़ होते थे, वो कई 100 पन्नों में होते थे। अब सोचिए अगर उनके हम थ्योरी बैठने पे पढ़ने बैठेंगे, तो फिर सोचिए क्या होगा? क्या हम पढ़ पाएँगे? तो उसको सिस्टमैटाइज़ किया जाता है। क्या होता है? उसको सिस्टमैटाइज़ किया जाता है, ऑर्गेनाइज़्ड किया जाता है, उसको सिस्टमैटाइज़्ड किया जाता है, पढ़ने लायक बनाया जाता है। और जिस हो सकता है कि किसी साइंटिस्ट ने फ्रेंच लैंग्वेज में वो खोज किया हो, किसी ने जर्मन लैंग्वेज में खोज किया हो, किसी ने इटालियन लैंग्वेज में खोज किया हो, तो फिर हम उसको पढ़ने लायक, स्टडी करने लायक कैसे बनाएँ? तो उसके लिए पूरा एक ऑर्गेनाइज़ेशन काम करता है जी। दोस्तों हर सब्जेक्ट का एक-एक ऑर्गेनाइज़ेशन बना हुआ है, जिनका काम होता है कि जो भी स्टडी मटेरियल नया आता है उसको फॉर्मलाइज़ करना, लोगों को, दुनिया को पढ़ने लायक बनाना। तो उसी तरीके से जो लोग नाम रखते थे, वो आड़े-टेढ़े, तिरछे-तारछे कुछ भी नाम होता था। कि हम हो सकता है कि पता चला कि हम ये कंपाउंड खोज किया, हमने कह दिया इसका नाम है डी, पता चला इस कंपाउंड को कहीं और इस्तेमाल किया जा रहा था, उसका नाम वहाँ ए है। तो अब बताइए आप दुनिया किस नाम से जाने, ए नाम से जाने कि डी जाने? पता चला कि किसी और जगह पे उसको सी नाम से जाना जाता है, तो अब बताइए एक ही चीज़ के 3-3 नाम। अब दुनिया में उस नाम को किस नाम को एडॉप्ट किया जाए? तो ये ऐसी समस्याएँ आदमी को बनी रहती थी। तो इन सबू समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, एक कन्वेंशन हुआ था केमिस्ट का। मतलब जो भी केमिस्ट से जुड़े हुए लोग हैं, जेनेवा में। जेनेवा दोस्तों स्विट्ज़रलैंड में एक शहर है। ये यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है, ठीक है? तो वहाँ पर ये पहली बार लोग मिल कर के कहे कि नहीं ऐसे तो काम नहीं चलेगा।
ठीक है? अगर पता चला कि किसी देश में अगर फ़िनाइल की ज़रूरत है, अब पता चला कि उस देश में लोगों को पता ही नहीं कि फ़िनाइल क्या होता है। वो जानते हैं कि फ़िनाइल कोई चीज़ है, लेकिन वहाँ कुछ और नाम है। तो आज की जैसे आज तो कन्वर्सेशन करना बहुत आसान है, पुराने समय में कन्वर्सेशन करना बहुत मुश्किल था। तो इन सब समस्याओं से निजात दिलाने के लिए ये सिस्टम लाया गया, ठीक है ना? तो जेनेवा में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देख रहे हैं? प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम क्या है दोस्तों? नोमेनक्लेचर करना, नेमिंग करना, जो भी कंपाउंड्स आ रहा है उसका क्या साइंटिफिक नेम होगा, एक ऑर्गेनाइज्ड नेम होगा। चलो जिसने खोज किया तो उसने नाम दे दिया, नो डाउट। लेकिन जब ये आएगा पेटेंट के लिए या अप्रूवल के लिए कि हाँ, दुनिया को बताया जाए कि मैंने ये चीज़ खोज किया है, तो उसके लिए एक प्रॉपर नाम रखेंगे ये लोग। ये जो यहाँ भी जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग मिल करके। तो जो नाम रखा जाता है उसका एक दोस्तों तरीका है, क्या है? प्रोसेस है, या यूँ कहें कि टेक्निक है। आप ऐसे ही नाम कुछ नहीं रख देंगे। उसके लिए एक एक रूल बनाया गया है कि हाँ, अगर कोई कंपाउंड कैसा है तो उसका कैसे नाम रखेंगे, एक रूल है। तो उस रूल को, उस सिस्टम को हम आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक है ना? द सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर गिवन बाय द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अ अपेक्स organization in the chemistry for the naming of organic compounds is called IUPAC nomenclature। तो सबसे पहले इस सिस्टम ने कहा 1947 में इसका आइडिया आया कि भाई हम लोग नाम रखते हैं, ऐसे काम नहीं चलने वाला, ठीक है? और उस नाम को पहली बार दुनिया के सामने रखा गया कि चलिए भाई हम लोग एक इस तरीके का नाम रखते हैं, ठीक है? और ये जो नाम जब रखे पहली बार पब्लिश हुआ था 1979 में, दुनिया के सामने आया। पहली बार इन्होंने कहा, इंट्रोड्यूस किया, लेकिन दुनिया के सामने कब आया? 1979 में। और इसको बाद में फिर अपडेट किया गया। कब अपडेट किया गया? 1993 में। मतलब ये कुछ पुराने रूल्स हो गए थे, तो उसको 1979 वाले जो भी रूल्स बनाए गए थे वो थोड़े पुराने हो गए थे। कई नई चीजें खोज हो रही थी दुनिया में, तो उन पे वो फिट नहीं बैठते थे। तो उसके लिए 1993 में एक नया रूल आया, न्यू रूल, ठीक है? तो इसको रिवाइज किया गया। तो यहाँ हम जो भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे उसमें कुछ नाम तो 1979 वाले से होगा और कुछ नाम 1993 वाले से होगा। लेकिन जो जनरली हम लोग यहाँ जो पढ़ेंगे वो कैसा होगा? लेटेस्ट अपडेटेड रूल्स होगा, मतलब कि 1993 वाला होगा। तो अगर कोई व्यक्ति, किसी के पास अगर पुराना बुक होगा, है ना? जैसे आपके फादर का होगा या आपके ग्रैंडफादर का होगा, तो उनके बुक में ये वाला नियम नहीं मिलेगा, ठीक है? या हो सकता है जो बुक 2000 से पहले की छपी हो, उनमें भी ये नहीं होता है, क्योंकि इसको पब्लिश होने में भी तो टाइम लगता है ना, या फिर आपके दुनिया के पास जाने में इसको समय लगा। मतलब पब्लिश हो गया, लेकिन हर लोगों के पास एक्सेस नहीं था ना, आज की तरह इंटरनेट तो था नहीं। तो इसको आने में, दुनिया में हर जगह आने में देर हो गई। तो कुछ बुक जो देखे ना, जो 2000 से पहले पब्लिश है, उनमें नोमेनक्लेचर जनरली आपको ये वाला मिलेगा। लेकिन जो लेटेस्ट बुक है उनमें आपको ये वाला नोमेनक्लेचर मिलेगा, ठीक है? चलिए, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में 3 आपको नाम आएँगे। पहला है, सबसे मेन चीज़ वो है रूट वर्ड, कि रूट वर्ड क्या होता है, ठीक है? दूसरा है कुछ सफिक्स और तीसरा है कुछ प्रीफिक्स। तो सफिक्स तो आप जानते हैं कि किसी वर्ड के लास्ट में ऐड होता है ना? और प्रीफिक्स जानते हैं कि किसी वर्ड के पहले ऐड होता है, उसको प्रीफिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ रूट वर्ड इन द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो दोस्तों, ये थोड़ा ग्रीक, ये जो नोमेनक्लेचर लिया गया है ये ग्रीक न्यूमरोलॉजी है, ठीक है? मतलब उन लोगों से ही ये सब चीज़ें ली गई हैं। जैसे एक कार्बन को हम मिथ कहते हैं, 2 कार्बन को इथ कहते हैं,
3 कार्बन को प्रोप कहते हैं और 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं और 5 कार्बन को पेंट कहते हैं, 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं, 7 कार्बन को हेप्ट कहते हैं, 8 कार्बन को ऑक्ट कहते हैं। ऐसे भी आप ग्रीक में जाएँगे तो 8 नंबर को ऑक्टा कहा जाता है ना? आप लोग पढ़ते हैं हेक्सागॉन, हेप्टागॉन, ऑक्टागॉन, नोनागॉन, डेकागॉन, तो ये ग्रीक न्यूमरोलॉजी है। ग्रीक में ऐसे लोग पढ़ते हैं मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, हेप्टा, है ना? टेट्रा के बाद पेंटा, हेक्सा, हेप्टा ऐसे। तो ये कुछ स्पेशल नाम्स हैं। इसके बाद जो न्यूमरोलॉजी ग्रीक में होती है वही सब आगे भी चलता है। ठीक है ना? 9 को कहते हैं नॉन, ये रूट वर्ड है, इसको रूट वर्ड कहते हैं। तो ये डिसाइड होता है किससे? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। रूट वर्ड कैसे डिसाइड होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मतलब कि रूट वर्ड क्या बताता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं। द वर्ड रूट डिनोट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द चेन, कि उस चेन में कितने कार्बन एटम्स है। ये कौन बताता है? किससे पता चलेगा? तो रूट वर्ड से पता चलेगा। तो आपको कुछ रूट वर्ड याद रखने हैं, कम से कम ये 30 तक तो याद रखने हैं रूट वर्ड्स। तो 10 को कहते हैं डेक, 11 को कहते हैं अनडेक, 12 को कहते हैं डोडेक, इसके बाद 13 को ट्राइडेक, उसके बाद वैसे ही हो जाएगा टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, नोनाडेक। उसी तरीके से 20 का फिर हो जाएगा इकोसेन, ठीक है ना? 21 का फिर उसी तरीके से यहाँ से अनसेन, फिर डाइसेन, ट्राइसेन, टेट्रासेन, पेंटासेन, हेक्सासेन ऐसे हो जाएगा। और 30 को कहते हैं ट्राई एकाउंटेन। क्या कहते हैं 30 को? ट्राई एकाउंटेन। अब इससे ज्यादा हमें आगे नहीं जाना है क्योंकि हमें पढ़ना भी नहीं है इतने, कोई ऐसे कंपाउंड्स नहीं पढ़ने हमको जनरली जिसमें कार्बन नंबर हो 3 से 30 से ज्यादा हो। हमें लगता है ये भी बहुत ज्यादा है, हम जनरली 10 तक यहाँ डिस्क्राइब करेंगे। कुछ आगे पढ़ेंगे कि हायर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कहाँ होते हैं। फिर उसके लिए हम ये कुछ और तरीका अपनाते हैं पढ़ने के लिए। तो ये है रूट वर्ड्स। तो रूट वर्ड्स क्या बताता है? याद रखिएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। चलिए दूसरे पे आते हैं, सफिक्स क्या होता है। तो रूट वर्ड में जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे ना, तो पहले हम क्या देखेंगे कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। तो चलिए, जैसे अगर लिखा हुआ है CH4, तो देखेंगे कि कितने कार्बन एटम्स है? एक कार्बन एटम है, तो रूट वर्ड क्या आ गया? मीथ। अब दूसरा हम देखेंगे कि आगे क्या होगा, तो सफिक्स। तो सफिक्स दो तरीके के होते हैं, ठीक है? तो मिथ हो गया इसका नाम दोस्तों, मिथ। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है सफिक्स के बारे में। व्हाट इज सफिक्स? तो सफिक्स दो तरीके के होते हैं, होता है प्राइमरी सफिक्स और दूसरा होता है सेकेंडरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स जो बताता है दोस्तों, वो बॉन्ड बताता है कि कार्बन और कार्बन के बीच या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कौन सा बॉन्ड है। तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच तो हमेशा सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, तो इसमें हम नो डाउट करते हैं। मतलब कि जो सफिक्स होता है वो क्या बताता है कि कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड का नेचर कैसा है। मतलब कि वो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, किस तरीके का बॉन्ड है। तो जब सिंगल बॉन्ड रहता है तो हम रूट वर्ड में एन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? तो रूट वर्ड प्लस एन। कब? जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो। और जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो रूट वर्ड में क्या जोड़ते हैं? इन जोड़ते हैं। जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो रूट वर्ड में क्या जोड़ते हैं? आइन जोड़ते हैं। ठीक है ना? जैसे अब यहां देख लीजिए मीथेन का एग्जाम्पल। तो मीथेन के एग्जाम्पल में कार्बन हाइड्रोजन किस तरीके के होते हैं? पहली बात कि ये है आपका मीथेन, ठीक है? तो रूट वर्ड कार्बन एक है तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा? मीथ, ठीक है ना? अब मीथ हो गया। अब हमको सफिक्स लगाना। सफिक्स क्या बताता है? नेचर ऑफ बॉन्ड। तो कैसे बॉन्ड है? तो सब सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ दीजिए भैया। ये क्या बन गया? मीथेन। हो गया नोमेनक्लेचर। चलिए अब दूसरे कार्बन को ले लेते हैं। तो ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, ठीक है ना? तो देखिए दो कार्बन एटम रूट वर्ड कितने हो जाएंगे? ईथ। अभी हम पढ़े ना कि ईथ होता है दो कार्बन वाले को। अब कार्बन कार्बन किस तरह के बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो क्या ऐड होगा? एन। क्या हो जाएगा? इथेन, राइट।
उसी तरीके से 3 बॉन्ड वाले को प्रोप कहते हैं, तो एन जुड़ जाएगा तो हो जाएगा प्रोपेन, ब्यूट में एन जुड़ जाएगा तो प्रोपेन, पेंट में एन जुड़ जाएगा तो पेंटेन। ठीक है ना? अब चलिए, क्या हो जब उस कार्बन चेन में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, तब उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसको कि जब नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आर ग्रेटर देन 1, देन द नोमेनक्लेचर इज डिसाइडेड एज। तो क्या होता है कि अगर 2 सिंगल बॉन्ड है, तो हम क्या करते हैं, जो प्राइमरी सफिक्स है, तो प्राइमरी सफिक्स है डबल बॉन्ड के लिए इन लगता है प्राइमरी सफिक्स, तो इसमें हम 2 के लिए डाई ऐड कर देंगे, 3 के लिए ट्राई ऐड कर देंगे, 4 के लिए टेट्रा ऐड कर देंगे। तो जब इन में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डाई इन। अगर इन में 3 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ट्राई इन। देख रहे हैं ना? इसका मतलब है कि अगर सपोज करिए कि ये कंपाउंड है आपके पास, ठीक है ना? तो यहाँ पर कितने हैं? पहले तो रूट वर्ड क्या होगा, तो नंबर ऑफ कार्बन गिन लीजिए, 1 2 3 4। 4 वाले को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं ना? तो ब्यूट में क्या जुड़ जाएगा, इतने डबल बॉन्ड है, पहली बात तो प्राइमरी सफिक्स इन जुड़ेगा, और इन डबल बॉन्ड 2 है तो क्या जुड़ेगा, डाई जुड़ जाएगा। तो क्या हो गया, ब्यूट डाई इन। लेकिन अभी रुक जाइए, क्यों रुक जाइए, कहता है कि जब प्राइमरी सफिक्स की शुरुआत अगर कॉन्सोनेंट से हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट से हो, मतलब कि ये वाले वर्ड के अलावा हो, ए ई आई ओ यू के अलावा हो, तो यहाँ देखिए, तो प्राइमरी सफिक्स की शुरुआत किससे हो रही है, डी से हो रही है ना, तो ये कॉन्सोनेंट है ना। तो कह रहा है कि जब भी प्राइमरी सफिक्स की शुरुआत अगर कॉन्सोनेंट से हो, तो हम रूट वर्ड में एक एक्स्ट्रा वर्ड ए ऐड कर देते हैं। इसका मतलब है कि रूट वर्ड ए था, एक एक्स्ट्रा वर्ड क्या ऐड कर दिए, ब्यूट ए। अब इसका नाम क्या हो गया, ध्यान दीजिए तो, अब इसका नाम हो गया हमारा ब्यूटाडाइइन। ठीक है, तो इस कंपाउंड का क्या नाम हो गया, ब्यूटाडाइइन। यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है दोस्तों, आप देख लीजिएगा अपना, सब लोग जानते हैं ऑक्टेट पूरा करना, नो डाउट। इसका क्या नाम हो गया, ब्यूटाडाइइन हो गया। उसी तरीके से 3 रहता, तो अगर सपोज करिए कि 3 डबल बॉन्ड होते हैं तो ब्यूटा ट्राइइन, क्योंकि ट्राई में भी कॉन्सोनेंट है, टी भी कॉन्सोनेंट है, तब भी वहां पेंटा ट्राइइन, हेक्सा ट्राइइन, ऐसे करके हो जाता। ठीक है दोस्तों, नो डाउट। चलिए, अब किसी को दिक्कत है तो प्लीज कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कोई समस्या हो रही हो, ताकि आपकी हम समस्याओं का निदान कर सके। अब चलिए आइए देखते हैं सेकेंडरी सफिक्स के बारे में। तो दोस्तों, प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, तो नेचर ऑफ प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, नेचर ऑफ बॉन्ड्स, मतलब सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है बिटवीन द कार्बन एटम्स। अब जो सेकेंडरी सफिक्स होता है ना, फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। मतलब कि अगर किसी कंपाउंड के नेम में सेकेंडरी सफिक्स लगा हुआ है, इसका मतलब है कि उसमें कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे देखिए मीथेन, अब सपोज करिए कि इसका नाम था मीथेन, अगर इसमें हम ये लगा देते हैं, क्या, CH3OH, नो डाउट ये क्या है, मीथेन। ये मीथेन के साथ एक हाइड्रोजन हटा के एल्कोहल ग्रुप ऐड कर दिए, तो इसका नाम कैसे होगा दोस्तों, रूट वर्ड क्या हो जाएगा, मीथ। क्या होगा रूट वर्ड होगा मीथ। प्राइमरी सफिक्स लगाया क्योंकि कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड था, तो एन हो गया। तो जब हम सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं ना, तो एन से ई हट जाएगा, एन से जो ई था ना, अब ई हट जाएगा, ई माइनस हो जाएगा,
और जब सेकेंडरी सफिक्स लगेगा एल्कोहल, तो एल्कोहल के लिए सेकेंडरी सफिक्स ओएल लगता है, यानी कि ई हटा करके क्या जोड़ देना है, अल, यानी कि मीथ जोड़ एन जोड़ अल। इसका मतलब ये हो गया मीथेनल। क्या हो गया दोस्तों, मीथेनल। इसका मतलब है कि ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं CH3COH, इसका नोमेनक्लेचर क्या हो गया, मीथेनल। ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है दोस्तों। उसी तरीके से अगर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में अल्डिहाइड है तो उसका नोमेनक्लेचर सेकेंडरी सफिक्स क्या लगेगा, अल लगेगा, इसका ओल लगता है। क्या लगता है, ओल। इसका अल लगता है, इसको ओल पढ़ते हैं, मिथेनॉल ऑल, इसको अल पढ़ते हैं, ठीक है। ये मिथेनॉल, ये मिथेनल, याद रखिएगा, ये है मिथेनॉल। अगर अल्डिहाइड ग्रुप रहेगा तो अल लगेगा, कीटोन ग्रुप रहेगा तो ओन लगेगा। याद रखिएगा, ये रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स है ये, ठीक है ना। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए, समझ गए बात। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिड वाला अगर फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या लगेगा, ओइक एसिड। जैसे मिथ एन प्लस ओइक एसिड, तो क्या हो गया, इसका नाम CH3C, क्षमा करिएगा CHOH। ये है एक कार्बन एटम तो मीथ, सिंगल बॉन्ड तो एन, और ई हटेगा जब भी दोस्तों सेकेंडरी सफिक्स लगाएंगे ना तो ई हट जाएगा, माइनस हो जाएगा टर्मिनल वाला, ठीक है। तो ई हट गया, उसकी जगह क्या ऐड होगा, एसिड रहा तो ओइक एसिड। इसका मतलब इसका नाम क्या हो गया, मीथेनोइक एसिड, ठीक है ना, ठीक है। उसी तरीके से अगर एस्टर रहा तो क्या लगेगा, अल्काइल ओएट लगेगा, जैसे मिथाइल मेथेनोएट। अभी हम देखेंगे इसके बारे में, ये थोड़ा बड़ा नाम है। उसके बाद एसिड क्लोराइड रहेगा तो क्या लगेगा, ऑयल क्लोराइड। ये आपने याद रखिए कि सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, वेरी वेरी मस्ट टू रिमेंबर। अब CONH2 यानी कि अमाइड ग्रुप रहेगा तो सिंपली एमाइड लगता है, अगर नाइट्राइल ग्रुप रहेगा तो सिंपली नाइट्राइल लगता है, जैसे मिथेल नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल। और एमीन ग्रुप रहेगा तो सिंपली एमीन लगता है, ठीक है। जैसे इस कंपाउंड को देख लीजिए, रूट वर्ड क्या होगा, कितने कार्बन है गिन लीजिए, 4 कार्बन, ब्यूट हो जाएगा। कार्बन कार्बन कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, प्राइमरी सफिक्स एन लगेगा। और फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल है, तो अल्कोहल के लिए क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स ओएल होता है, ओएल जोड़ दिया, ई हटा के ओएल जोड़ दीजिए, तो हमारा नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आइए देखते हैं कि एक तो मिथेनॉल हो, ब्यूटेनॉल हो गया, अब ब्यूटेन 1 ऑल। तो हम क्या करते हैं कि जैसे ये सपोज करिए, 4 कार्बन है, तो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको हम 1 कार्बन मानते हैं, उसके बाद 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, 1 वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, इसीलिए हम यहाँ लिखते हैं। इससे पता चलता है कि जो आपका अल्कोहल ओएल ग्रुप है, वो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, वो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब कि ये पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इसका फाइनल आईयूपीएसी नेम हो गया ब्यूटेन 1 ऑल। ये भी आईयूपीएसी नेम है दोस्तों, लेकिन ये आपका मॉडर्न है, 1993 वाले नोमेनक्लेचर के अनुसार इसको नंबर के हिसाब से अब हम बैठाते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि 2 फंक्शनल ग्रुप हो एक ही, तो क्या करेंगे, रूट वर्ड ब्यूट है, सपोज करिए यहाँ भी अल्कोहल ग्रुप जुड़ गया, पहले से यहाँ तो था ही, तो प्राइमरी सफिक्स क्या जुड़ेगा, सिंगल सिंगल कार्बन बॉन्ड है तो एन जुड़ेगा। अब 2 है तो मैंने बताया था कि अगर फंक्शनल ग्रुप 1 से ज्यादा हो तो 2 हो तो डाई लगेगा, और प्लस सेकेंडरी सफिक्स तो अल है तो डाई अल। अब हम नोमेनक्लेचर करेंगे, तो अब इधर से नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते। इसका एक रूल है दोस्तों, क्या रूल है, ये हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि हम नोमेनक्लेचर उसी साइड से करते हैं
जहाँ फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले। क्या मिले? लोएस्ट नंबर मिले। हम पूरा रूल जब पढ़ेंगे तो हम लिखाएंगे इस बारे में, हम देखेंगे कि क्या क्या रूल होता है। अभी फिलहाल समझ लीजिए। तो नोमेनक्लेचर की शुरुआत हम वहीं से करते हैं जहां पर आपको फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले। तो अगर हम इधर से शुरू करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप 4 पे चला जाएगा, जो कि ज्यादा है ना, लेकिन हम 1 से शुरू करेंगे। उसी तरीके से 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है। तो पहला फंक्शनल ग्रुप 1 पे है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप 2 पर है। अब दोस्तों याद रखिए, जब दो फंक्शनल ग्रुप रहे तब आप ई को ड्रॉप नहीं करेंगे। पहले हम देख रहे थे क्या कि एक फंक्शनल ग्रुप है तो ई को ड्रॉप कर रहे थे, लेकिन जब दो फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे एक ही कंपाउंड के अंदर तब हम ई को ड्रॉप नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, पहले कार्बन पर दूसरे कार्बन पर दो, तो दो के लिए डाई, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप? ऑल। तो क्या हो गया? ब्यूटेन 1 2 डाइऑल। या इसको इसको हम लिख सकते हैं क्या? इसका यही नाम नोमेनक्लेचर है, ब्यूटेन 1 2 डाइऑल। ठीक है ना? या इसको ब्यूटेन डाइऑल भी कहते हैं, ब्यूटेन डाइऑल, अगर नोमेनक्लेचर नहीं देना चाहते हैं तो। लेकिन अब चूंकि IUPAC नोमेनक्लेचर में ये देना अनिवार्य है। हालांकि ये गलत नहीं होता है, लेकिन ये 1979 वाला फॉर्मूला है जिसमें नंबर नहीं दिया जाता था, लेकिन 1993 से जो नया नियम आया उसमें नंबर देना अनिवार्य होता है। ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का सफिक्स वाला पोर्शन। अब अगले दिन हम देखेंगे प्रीफिक्स वाला पोर्शन क्या होता है। तो आप अपना सुझाव हमें ज़रूर दीजिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।